Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 5 February 2021. Let's start the session. Our first news is 1 in 5 इंडियन एक्सपोर्ट टू नोवल कोरोना वायरस। अब ये सीरो सर्वे हुआ था, आपको पता है सीरो सर्वे जो दिल्ली में डेली हो रहा है हर पांचवा छठवा चल रहा है। तो इसमें ये पाया गया हर 5 में से एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि 30 फोल्ड इंक्रीज है। हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है जानना 5 में से कितने लोगों को है। जो इंपॉर्टेंट है वो है सीरो सर्वे। व्हाट इज सीरो सर्वे? तो इसकी पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो सीरो विलेंस बोलते हैं, सीरो विलेंस सर्वे बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा भी है सीरो प्रिविलेंस सर्वे। इसमें यह बताया जाता है कि आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, जैसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये इसके लिए होता है कि आपके अंदर इस रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है। तो ये दिल्ली में होता रहता है, आपको पता है। इसमें बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, ना कि नोज या स्वाब का सैंपल जो लिया जाता है वो तो हमारा RT-PCR टेस्ट, जो हम क्या कहते हैं कोरोना वायरस जो चेक करने के लिए RT-PCR और RAT, इन दो टेस्ट में हम तो नोज और स्वाब का सैंपल यूज करते हैं। लेकिन अगर सीरो सर्वे करेंगे तो उसमें हम ब्लड का सैंपल यूज करते हैं। एक बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर वो पूछ लेता है कि सीरो सर्वे केवल कोरोना के लिए यूज किया जाता है, तो नहीं, ये और डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है, लाइक HIV से लड़ने की भी प्रतिरोधकता क्षमता देखने के लिए भी हम सीरो सर्वे का यूज करते हैं। ये RT-PCR क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, RAT क्या है, इसकी आप मेरे को नीचे क्वेश्चन में बताएंगे। इन दोनों के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। CDS में कभी कभी ऐसा फुल फॉर्म वाले सवाल भी होते हैं, बहुत इजी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अभी नहीं, 4-5 साल पहले उन्होंने WWW की फुल फॉर्म पूछ ली थी। एक बार HTTP की भी पूछ चुके हैं, HTTPS की, इसकी भी पूछ चुके हैं। तो इसलिए इन दोनों की फुल फॉर्म आज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ईजी है, बता सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। सेंटर रेडी टू इंट्रोड्यूस बिल डिफाइनिंग दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर्स। तो आपको पता है दिल्ली में हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है, टसल रहती है। किस किस के बीच में? एक तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और वहां के CM के बीच में। तो अभी क्या है कि अभी सेंटर रेडी हो गया एक नया बिल लाने के लिए। तो वहीं दिल्ली में तो अब शुरू हो गया घमासान कि जो सेंटर है वो ज्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहा है, CM को ज्यादा पावर नहीं दे रहा है। तो अभी जो नया बिल ये लोग लाने वाले हैं उसमें ये लोग क्लियर डिफाइन करेंगे। अभी दिक्कत ये आती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है वो 239 से मिलती है और CM की जो पावर है वो 239A से मिलती है। इसलिए इन दोनों में बीच में टसल रहती है कि हम किस आर्टिकल को माने, किस आर्टिकल को ना माने। तो अभी देखते हैं इसमें क्या डिसीजन आता है, जब आएगा तो और आपको डिटेल में बता दूंगा। इसमें बस आपको यही जानना है। और एक चीज और इसमें जान सकते हैं आप कि सेंटर किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन दिल्ली। तो लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये तीनों जो हैं इसमें स्टेट का या दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इन तीन चीजों में, इन तीन चीज में सेंटर ही ओवर रूल करता है, जबकि तीनों चीज जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ 3 लिस्ट हैं जो 7 शेड्यूल में रखी गई हैं। कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते हैं। लेकिन जो 3 है जो मैं बता रहा हूं ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन फिर भी इस पे सेंट्रल लॉ बना सकता है इन दिल्ली। ये स्पेशल पावर है सेंटर के पास। तो और जब डिटेल में आएगा तो और समझा दूंगा। जो जो एग्जाम में सवाल हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। CM लॉन्चेस स्विफ्ट दिल्ली कैंपेन। तो बस आपसे यही डायरेक्ट सवाल होगा कि जैसे आपको ये तो समझ में आ जाएगा कैंपेन कहाँ का है। तो स्विच दिल्ली जो कैंपेन है वो कहाँ का है, ये तो आपको पता चल गया नाम से कि दिल्ली का कैंपेन है। बस ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। नई पॉलिसी ला रहे हैं, उसको हम स्विच दिल्ली कैंपेन बोल रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई पॉलिसी ला रही है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी देती है, करीबन 5-10 लाख की सब्सिडी मिलती है अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं तो अब ये स्विच दिल्ली जो कैंपेन है किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से रिलेटेड है इन दिल्ली। आगे चलते हैं। एन इनवेटेबल स्लो डाउन। अब ये क्या है कि आप अगर हिंदू के एडिटोरियल पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के, तो वहां मेरे को एक बात बुरी लगती है कि वो हर चीज को क्रिटिसाइज ही करते हैं। आप कोई भी एडिटोरियल उनका पढ़ लीजिए, कोई भी, वो सरकार की तारीफ का तो एक ही केस में हो सकता है, या तो सरकार के किसी MLA MP ने लिखा हो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, वरना जितने एडिटोरियल होते हैं उन सबको क्रिटिसाइज ही किया जाता है कि ये चीज गलती हो रही है। इनका एडिटोरियल पढ़ के लगता है देश में सब गलती लग रहा है। तो अभी मैं आपको जैसे कल बताया था कि जो ट्विटर पे जो पीनल एक्शन की बात हो रही है, तो इसमें भी अब ये लोग एडिटोरियल ऐसा बोल रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करना चाहते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये यही बोल रहे हैं कि आप फ्रीडम जो है हमारी बोलने की, उसको आप कर्ब नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे पीनल एक्शन कर सकते हो? हर किसी का अधिकार है ट्विटर पे लिखने का। लेकिन सरकार भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये जो ये लिख रहे हैं ये हेटरेट फैला रहे हैं, लिख नहीं रहे, हेटरेट फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो जो ग्रेटा थैनबर्ग ने भी लिखा था वो ये बता रही थी कि आप कैसे कैसे प्रोटेस्ट करो, कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर जाके आप प्रोटेस्ट करो। तो ये सब सिखा रही हैं। तो ये तो आप हेट्रेड फैला रहे हो अपने किसी सामने वाले के देश में, अगर आपकी 10 लोग सुनते हैं तो मेरे को लगता है इस जगह सरकार सही है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कल भी बताया था, आज मैं फिर से बता देता हूँ किस एक्ट के थ्रू ये सब काम हो रहा है। तो 69A ऑफ आईटी एक्ट, प्लीज रिमेंबर 69A ऑफ आईटी एक्ट, ये ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑफ 2000 ऐसे पूरा नाम है इसका। इस एक्ट से जितने भी ऐप बैन हुए थे चाइनीज के, या सरकार जो इंटरनेट को शट डाउन करती है या कोई भी पीनल एक्शन लेती है ऑन व्हाट्सएप या ट्विटर या किसी पे भी लेती है, तो इसी एक्ट के थ्रू होता है। ये एक ही एक्ट है, यहाँ पे भी देखिए लिख रहा है द गवर्नमेंट इनिशियल ऑर्डर वाज इशूड अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 अंडर विच इट कैन डायरेक्ट एंड इंटरमीडिएटली और ब्लॉक एनी पब्लिक एक्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ, किस इंटरेस्ट में, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की संप्रभुता को बचाने के लिए, या डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंशन। क्योंकि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे ओनली एकदम फ्री फंडामेंटल राइट नहीं है, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो यही हैं, अगर देश की सोवरेनिटी को खतरा है या डिफेंस को खतरा है, हमें फ्रेंडली रिलेशन जो फॉरेन स्टेट्स हैं उससे खतरा है, तो हम इस पर कर्व कर सकते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट, तो नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट आर रिस्ट्रिक्टेड राइट्स, उनमें कुछ कुछ कमियां हैं। केवल एक राइट है जो राइट टू अनटचेबिलिटी, वो एब्सोल्यूट राइट है। राइट टू अनटचेबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट राइट है, वो हर किसी केस में माना ही जाएगा, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसमें बस आपको ये एक्ट याद रखना है और जो जिस जिस चीज के लिए लग सकता है वो याद रखना है, और नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम आगे चलते हैं। लोकसभा सीज रिपीटेड डिसरप्शन। अब मैंने आपको बताया लोकसभा एक तो ये फार्मर्स के चक्कर में चलने नहीं देते हैं, इतने अपोजिशन वाले या तो बैक ऑफ भी नहीं करते हैं और जो डिस्कशन होना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। तो अभी क्या हो रहा था, मैं आपको जैसे कल भी सिखाया हूं कि अपोजिशन वांट सेपरेट डिस्कशन ऑन फार्म लॉज इंस्टेड ऑफ क्लबिंग इट विद डिबेट ऑन मोशन ऑफ थैंक्स। तो जैसे मैं आपको कल बताया था, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, जब भी हमारी नई पार्लियामेंट चुन के आती है हर 5 साल बाद, तब या फिर बजट सेशन, जब हमारा हर साल बजट सेशन आता है उससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेस को पहली स्पीच देता है। उस स्पीच के अपोजिट में जो पार्लियामेंट होती है या लोकसभा राज्यसभा जो होती हैं, वो मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो जाता है, मतलब इतने वोट नहीं आ पाते और ये डिफीट हो जाता है, तो सरकार गिर जाएगी। तो मोशन ऑफ थैंक्स का पास होना बहुत जरूरी है, यही बताता है कि आपकी सरकार अभी तक टिकी हुई है। तो मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है फॉर प्रेसिडेंट बाय पासिंग इट। तो पहली चीज तो ये हो गई मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। फिर अभी क्या होता है, जितने भी जो अभी हमारे फार्म लॉस हैं, तो इनको सेपरेट डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, मोशन ऑफ थैंक्स के साथ ही क्लब करके दिया जा रहा है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। देखिए क्लोजर मोशन, जब कोई भी मोशन क्या होता है, कोई भी लॉ, आप मोशन को ऐसे समझिए, अगर कोई भी लॉ आता है तो लॉ कैसे पास होगा, लॉ पे एक प्रॉपर पहले उसे पब्लिश किया जाता है, पहले लॉ को पब्लिश किया जाता है, फिर उस पर प्रॉपर डिस्कशन होते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग होगी तब माना जाता है कि वो लॉ जो है वो पास हो गया। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ कुछ जब हम क्लोज करते हैं तो कोई जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट लॉ होता है, कोई माइनर लॉ होता है, कोई मेजर लॉ होता है, तो उसको क्लोज करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। तो क्लोजर मोशन बोलते हैं इसे। क्लोजर मोशन क्या होता है कि जो डिबेट है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उसको छोटा कर दिया जाए और सीधे उसे वोट करा दिया जाए। हम ये लोग आजकल क्या करने लग गए हैं, आजकल नहीं, पहले से भी होता था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है तो उसको क्या करते थे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते थे या समझते थे कि इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसे सीधे वोट कर देते थे। लेकिन वोट में भी 3-4 तरीके के वोट करने लग गए। अब देखिए चारों का डायरेक्ट एग्जाम में सवाल होता है कि किस किस से क्या रिलेटेड है। तो सिंपल क्लोजर क्या होता है, सिंपल क्लोजर का मतलब है कि हमने जो भी लॉ है या जो भी मैटर है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने वोट करा, मैटर हैज बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड नाउ पुट टू वोट। ये तो हो गया सिंपल, क्लोज कर दिया। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लॉज हैं किसी चीज में, तो लॉ को हमने ग्रुप बना दिया कि ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक सेपरेट लॉ की वोटिंग नहीं करेंगे, हम इस ग्रुप की वोट कर लेंगे कि ए ग्रुप को पास करना है कि बी ग्रुप को पास करना है। तो कंपार्टमेंट जैसे आपको पता है, कंपार्टमेंट का होता है ग्रुप टुगेदर। द क्लॉज और बिल लेंथली रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स। जो भी छोटे छोटे होते हैं उनको ग्रुप कर लेते हैं और फिर इन ग्रुप को वोट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट। तीसरा होता है कंगारू क्लोजर। तो कंगारू क्लोजर क्या होता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हम बहुत सारे लॉज हैं और इसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट ही क्लॉज है बस, तो इसको ही करा जाएगा।
इसको ही डिस्कस किया जाएगा, इसी पे वोट किया जाएगा, बाकी के जितने लॉज हैं उन पे डिस्कस भी नहीं होगा, उन पे वोट भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कंगारू क्लॉज। कंगारू में क्या होता है, केवल इंपॉर्टेंट क्लॉज को ही डिबेट किया जाता है और उस पर वोटिंग की जाती है, बाकी सबको स्किप कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंगारू क्लॉज। तीन मैंने आपको समझा दिया, सिंपल, कंपार्टमेंट और कंगारू। चौथा है गुलिटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बेकार यही है। इसमें क्या करते हैं कि बिल को ऐसे ही पास कर देते हैं, अनडिस्कस, डिस्कस ही नहीं करते, कोई लॉ, कोई क्लॉज को, कुछ को डिस्कस ही नहीं करते और सीधे उसे पास कर देते हैं, सीधे उसका वोट करा देते हैं। तो ये होता है गुलिटॉन, अंडर विच द अनडिस्कस्ड क्लॉज ऑफ अ बिल और अ रिजोल्यूशन और ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस वन। जो हमने डिस्कस करे हैं उनके साथ साथ अनडिस्कस को भी वोटिंग करा दी जाती है बिना इन पर डिबेट करें, तो इसको हम बोलते हैं गुलिटॉन क्लोजर। तो ये चारों का आपको पता होना चाहिए, सिंपल, कंपार्टमेंट, कंगारू और गुलिटॉन, ये किस किस से रिलेटेड है और इनका काम क्या, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आगे चलते हैं। मैटरनल वेलफेयर स्कीम, ये इतना हमारा काम का नहीं है कि बजट में इतना पैसा बढ़ गया, जो स्कीम है वो बहुत काम की है। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है PMVVY, प्रधानमंत्री मातृत्व या मातृ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ या मातृत्व, आपकी जैसी इच्छा हो, वंदना योजना बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है बस ये याद रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स, जो स्तनपान कराती हैं अपने चाइल्ड को, तो इन दोनों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे फॉर द, जब भी बच्चा पैदा होगा, फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड, 5,000 रुपए दिए जाएंगे पहले चाइल्ड के लिए, फर्स्ट चाइल्ड के लिए दिए जाएंगे, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ये ध्यान रखिएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, सीधे DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो बस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कुछ नहीं होता, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, इन दोनों को 5,000 रुपए दिए जाते हैं फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये इस स्कीम का काम है, बस आपको याद होना चाहिए। ये स्कीम कब आई थी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो स्टार्ट की थी मोदी गवर्नमेंट ने इन 2016, अगर वो पूछ लेता है तो। एक बार यूपी PCS में शायद 2018 में ये पूछा गया था, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 2015 की स्कीम थी कोई, तो वो पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है 2016 में शुरू की गई है बाय मोदी गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज़ कवर हो गई। जो भी CDS के लिए करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं वो यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, ले सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं। केवल 32 पेजेस में हमने सारे करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए हैं। आपके अगर 10 में से 8 या 5 सवाल ही फंस गए तो भी आपको एक एज मिलेगी, सो यू कैन बाय इट। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, RT-PCR और RAT, ये दो आपको पता है कि कोरोना के लिए टेस्ट होते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी है, वेरी इजी है। जितने लोग देख रहे हैं लेक्चर, अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो मैं नीचे अपेक्षा करता हूँ कि 100 लोग आंसर देंगे। नहीं आता तो नो लिख दीजिए, लेकिन प्लीज़ आंसर दीजिए। मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और स्टडी फंडा को फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम, और जितने नए लोग हैं वो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। सो टेक केयर, बाय बाय।